इसको अपन ने स्टार्ट कर दिया। यहाँ ठीक है, यहाँ आ जाइए। चलो करें शुरू। देखो, बस आपको यहीं कंसंट्रेट करके देखनी है चीज़ों को, है ना। और अपन ने नोट्स बनाए रखे हैं सारे, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, वो भी हमें मिल जाएंगी, है ना। तो सबसे अपन पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात की जाए तो हमने कैसे डिफाइन किया था। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस। कोई मतलब नहीं, बस डेफिनेशन आइडिया होना चाहिए। चार्ज की डेफिनेशन की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन किया था कि सब कोई भी बॉडी या पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हो या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होते हो, और चार्ज एक्सेलरेशन में है तो एनर्जी भी रेडिएट होती हो। ये कहानी की बात की थी अपन ने। तो यही वो डेफिनेशन है, चार्ज इज द मटेरियल बॉडी, चार्ज ऑफ अ मटेरियल बॉडी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इंटरेक्ट विद द अदर चार्जेस। या दूसरी डेफिनेशन क्या है, चार्ज ऑफ अ मटेरियल बॉडी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें हैं कि हाउ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिफरेंट सिचुएशंस। चार्ज अगर रेस्ट पे तो क्या होता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी। और अगर वही मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, एक्सेलरेटेड मोशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी। तो यहाँ पर अगर चार्ज रेस्ट पे तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में वी कांस्टेंट है उस सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों। वही चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आए, कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेट होता है या रुकता है तो उसके पास कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। ये अपन ने बात कर ली थी, राइट। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। इट इज अ नेचुरल और एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल और बॉडी। नेचुरल का मतलब किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास नेचुरली अवेलेबल होता है। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो आता है वो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो नेचुरल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। दूसरी बात करते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या बनेगी, कूलम। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कूलम एंड स्टेट कूलम, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलम या फ्रैंकलाइन, एक ही बात है। और लार्जेस्ट यूनिट फेराडे। व्हाट इज द 1 फेराडे, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम। तो ये अपन ने बात कर ली थी, ये सारा आपके पास है। ईएसयू को अपन फ्रैंकलाइन भी बोलते हैं। 1 कूलम क्या होता है, 3 इंटू 10⁹ ईएसयू। बिगेस्ट यूनिट क्या होती है, फेराडे, ये प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है। और 1 फेराडे क्या होता है, 96500। बेसिकली होता क्या है ये, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। चार्ज ट्रांसफरेबल है, चार्ज एडिटिव है, ये प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी पता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होता है। ये तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनवेरिएंट मतलब चार्ज की वैल्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। सुनिएगा ध्यान से, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमने कहा था क्वांटा क्या होता है, इट इज अ मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। हमने अलग अलग तरह के क्वांटास को समझा था। चार्ज का क्वांटा क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एनर्जी का क्वांटा, फोटोन। हेलो। ऑर्बिट्स का क्वांटा, h/2 पाई। सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ बोर, याद है, mvr=nh/2 पाई। इंडियन करेंसी का क्वांटा 1 रुपीज। तो क्वांटा हो वही मिनिमम वैल्यू, ये जरूरी, मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू क्वांटा बोलते हैं।
यहां कहा जाता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। दैट मींस जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, एन इंटू ई के बराबर। एन की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या 2 के बराबर, मतलब फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्या ये चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं? तो जनरल कैसे लिखूंगा, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अगर आपने किसी बॉडी को एक्सेस इलेक्ट्रॉन दे दिए तो चार्ज नेगेटिव आता है, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो चार्ज पॉजिटिव आता है। तो ये अपन ने जनरल फॉर्म लिख दी थी, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और अपन को सारी वैल्यू पता थी। अब यहाँ एग्जाम्पल है छोटे छोटे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटा, अपन ने बात कर ली, इट इज द मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू। दूसरा क्या है, व्हाट इज द क्वांटा ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ एक सिंपल सा सवाल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी टू प्रोड्यूस द 1 कूलम चार्ज? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। आई बात समझ में? अब यहां अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। सब मान लीजिए 1 कूलम प्रोड्यूस करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, क्यू इक्वल टू एन ई। एन कितना लेंगे, निकालना है, ई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्यू की वैल्यू हमने वैल्यू पुट कर दी। ये देखिए क्यू इक्वल टू एन यूज करेंगे, एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई हो जाएगा, ये 1 और ये वैल्यू पुट करने पे सोल्व मिल जाएगा। रिजल्ट आपका कितना आ जाता है, ये। अब यहां से अपन एक बात की थी कि अगर मान लीजिए किसी वायर से 1 एम्पियर की करंट फ्लो रही है, इसका मतलब किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो रहा होगा। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम ही तो करंट होती है ना। तो अगर 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है तो आप मुझे बताइए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं? 1 मिली एम्पियर फ्लो हो रही होती तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते, मिली मिली। 1 माइक्रो होता तो, समझ में आ गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिससे ना तो मैटर का एक्सचेंज होता हो ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता हो। आई बात समझ में? तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। हो सकता है उस सिस्टम के अंदर जो बॉडीज या पार्टिकल्स है उनका चार्ज आपस में बदल जाए, लेकिन टोटल चार्ज, भाई इंटरनल जो बॉडीज उसमें इंटरनल रिएक्शन हो सकती है, उन रिएक्शंस की वजह से उनका चार्ज बदल सकता है, पर सिस्टम का हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें 3 बॉडीज कंसीडर की, ए बी सी। ए का चार्ज 4, ये 8 और ये टोटल कितना बना, 9। तो शुरू का तो जो टोटल चार्ज है वो प्लस 9 कूलम है। आफ्टर सम टाइम आपने क्या देखा कि ए का चार्ज बदल के 8 हो गया, बी का माइनस 2 और सी का, लेकिन जब तीनों का सम करता हूं तो वापस क्या मिलता है, प्लस 9। मतलब टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। आई बात समझ में? इंडिविजुअल बॉडीज का चार्ज चेंज, लेकिन सिस्टम का क्या रहेगा, सिस्टम का आइसोलेटेड होना जरूरी है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अपन ने समझ ली सारी बात। पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना, मैंने आपसे कहा द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पेयर प्रोडक्शन होता क्या है कि साहब हाई एनर्जी गामा फोटोन जब न्यूक्लियस से, किसी हेवी न्यूक्लियस से, हेवी न्यूक्लियस असल में समझो इस कहानी को क्या है, आप ऐसा होता नहीं जो मैं बता रहा हूं, ये टोटली फर्जी कंसेप्ट है, बस समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से मिलकर मान लीजिए फोटोन बना हुआ है, सपोज दोनों क्लब है, नेट चार्ज क्या हो गया, 0। अब आप जानते हो कोई हेवी न्यूक्लियस अगर है, तो न्यूक्लियस अगर हेवी है तो उसके न्यूक्लियस में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसके पास से जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल करेगा वो, और नेगेटिव को तो वो अट्रैक्शन से स्प्लिट हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे ये गामा फोटोन किसी हेवी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है, इट विल बी स्प्लिट इनटू दी 2 पार्टिकल्स। वन पार्टिकल इज व्हाट, पॉजिट्रॉन, अदर इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं जितना चार्ज पॉजिट्रॉन का होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, तो नेट चार्ज क्या है, 0। इनिशियली टोटल चार्ज क्या था, 0, और फाइनली भी टोटल चार्ज क्या होगा, 0। क्या दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? इस फिनोमिना के होने के लिए हमने कहा था गामा फोटोन की एनर्जी का, गामा फोटोन की एनर्जी का 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना जरूरी है। और उसका रीजन क्या बताया था कि जब आप इसके और इसके मास की बात करते हो तो इनका मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। जब उतने मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हो क्या यूज करके, ई बराबर एम सी स्क्वायर।
नहीं समझ में आई बात? तो मास रखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 16, 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। इसको करने पे हमें जूल में एनर्जी मिलती है। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर, मेरी बात को समझना ध्यान से। आप मुझे बताइए क्या एनर्जी जो होती है वो Q इंटू वी होती है? अरे बोलो ना यार, इसको समझना ध्यान से। अगर मैं इसको बोलूं कि किसी इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज E है उसको V वोल्ट से मैंने एक्सेलरेट किया तो एनर्जी कितनी मिलेगी? EV ना। नहीं समझ में आई बात? ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये 1 वोल्ट है, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करने पे जो एनर्जी मिलती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अरे यार क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहानी क्लियर? क्या ये जूल में? बोलो यार। तो जब ई से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा ना आपको। ये मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर। नहीं समझ में आई बात? तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, ये वापस समझ लेते हैं पूरी। ये अपन ने लिख दिया पूरा। फिनोमिना होने के लिए एनर्जी कितना होना चाहिए? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। अब समझिएगा ध्यान से, कंसेप्ट की बात करते हैं। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हम बात करते हैं वी कैन कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैसे? वही अभी अपन ने बात की। तो आप देखिए ये हमारा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद मैंने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर यूज किया। एम की वैल्यू हो गई, सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई, जूल में मिला, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा तो किसमें मिलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सिंप्लीफाइड करने पे एक फिक्स वैल्यू मिलती है 0.51 इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब मेगा, तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको कितनी एनर्जी मिली? 0.5 आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन के मास से इतनी एनर्जी बनी तो पॉजिट्रॉन के मास से भी इतनी एनर्जी बनेगी। और ये तो वाइस वर्सा है ना कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो तो एनर्जी को। अब हमें पता है फोटोन जो होता है वो मासलेस पार्टिकल है, उसका रेस्ट मास एग्जिस्ट, पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का रेस्ट मास एग्जिस्ट करता है। तो आप मुझे बताइए जिसके पास मास नहीं था उससे अगर मास बन रहा है तो एनर्जी ही तो कन्वर्ट हो रही होगी मास में। तो आप मुझे बताइए इतनी एनर्जी से कितना मास बनेगा? इतना। और मुझे ऐसे 2 पार्टिकल चाहिए, इसकी दोगुनी एनर्जी चाहिए ना यार। इसकी दोगुनी का मतलब 1.02, उससे ज्यादा होगी तो 1.02 तो मास बनाने में खर्च हो गई और बची हुई काइनेटिक एनर्जी दे देगी। आई होप समझ में आ गया वो कंसेप्ट, राइट? तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई, अपन ने ये सारी कहानी क्लियर कर ली। वापस आप दोबारा समझ लो। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी? दोनों का मास किया तो 1.02, इलेक्ट्रॉन से कितना? 0.51, दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो 1.02 ना। तो ये आपके पास 1.02 आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। हाउ मच एनर्जी नीडेड टू फॉर्म द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन? सेम। बोलो ना यार। तो ये सारी कहानी वही, सिर्फ छोटी छोटी चीजें बना रखी है। पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना वापस से बात करते हैं। अब हमें समझ में आता है कि फोटोन जब इनमें बदलता है तो इसका कोई रेस्ट मास एग्जिस्ट, उसका रेस्ट मास होता है। तो जिसका मास नहीं उससे मास बनेगा तो एनर्जी की जरूरत होगी। तो कितनी एनर्जी चाहिए? 1.02। कहानी क्लियर? ये हमने कहानी यहाँ पे क्लियर कर ली। अब बात करते हैं इसका रिवर्स फिनोमिना, एनिहिलेशन ऑफ द मैटर। होता क्या है? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, क्या इसका भी रेस्ट मास है? क्या इसका भी रेस्ट मास है? पर टोटल चार्ज कितना है? 0। ये इंटरेक्ट करके और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो गामा फोटोन से। उधर भी टोटल चार्ज 0, इधर भी टोटल चार्ज 0। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी। बढ़ जाए आगे। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट वेयर मास इज वेरिएंट। हमने कहा था मास के साथ क्या कहानी लगती है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई ये सी स्क्वायर छुपा हुआ है। दिख रहा है ना तुम्हें कहानी? अब सुनिएगा ध्यान से। यहां हम क्या बात करेंगे? m नॉट क्या होता है? रेस्ट मास। v क्या होता है? स्पीड ऑफ पार्टिकल। c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। m क्या होता है? डायनेमिक या मूविंग मास। यानी जब पार्टिकल रेस्ट पे तो उसका मास इतना है, और जब वो मोशन में तो उसका मास इतना है। मतलब अगर आप स्पीड बदलोगे तो मास बदलता है, ये मास के साथ वैलिड है। पर ऐसा कोई फॉर्मूला चार्ज के साथ वैलिड, मतलब चार्ज रिलेटिविस्टिकली वेरिएबल नहीं होता जबकि मास वेरिएबल होता है। लार्जर स्पीड वाले पार्टिकल का मास भी बड़ा होता है। हम यहां कैसे समझे थे इसको? ये अपने डायनेमिक मास हो गया। अगर स्पीड बढ़ाओगे तो वी स्क्वायर भी बढ़ेगा, वी स्क्वायर बढ़ेगा तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भी, और वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बढ़ेगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
कम होगा, और जब ये पूरा कम होगा तो स्पीड, सॉरी, मास बढ़ जाएगा। तो हमने कहा द वैल्यू ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी डिक्रीजेज। अब ये वैल्यू यहां रखी हुई, जब इस वैल्यू को मैं डिक्रीज करूंगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब जिसका मास, सॉरी जिसकी स्पीड, उसका मास भी, ये किसके लिए वैलिड है? मास के लिए, चार्ज के साथ वैलिड। मतलब मास रिलेटिविस्टिकली वेरिएबल होता है, मतलब मास की वैल्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी पे डिपेंड, चार्ज की डिपेंड। ठीक है साहब, ये सारी कहानी हो गई। ये अपन ने ऑलरेडी पहले बात कर ली थी कि अगर स्पीड बहुत कम है किसकी, मूविंग पार्टिकल की, तो मास को क्या मानते हैं? कांस्टेंट। और ये कब वैलिड होता है? जब 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड हो। चलते फिरते पार्टिकल से नहीं लगेगा। हेलो, कि मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरा मास 90 केजी, भागने लगूं तो 100 किलो का हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आ गई बात? कब वैलिड होगा? जब स्पीड बहुत ज्यादा हो। आप यार मुझे बताओ, आप एट बेस्ट एग्जांपल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है? 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। आप सारी कैलकुलेशन में मास को कांस्टेंट लेते हो नहीं लेते हो? तो 10 टू पावर 6 में भी आप कांस्टेंट लेके चल रहे हो। तो मोर देन 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड पे थोड़ा सा मास वेरी करता है, पर वेरी करता है, ये बात क्लियर है। अब यहां एक बात बताइए, एक टर्म आती है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज को आप क्या लिखते हो? क्यू बाय मास रेशियो ना। क्या ये वेरी करता है? पर ये तो वेरी करता है ना। तो जिस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा, उसका मास भी, उसका स्पेसिफिक चार्ज कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलो, आपको पता है कि चार्जेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद दी, बट मास कैन विदाउट चार्ज। न्यूट्रल बॉडीज का टोटल चार्ज क्या होता है? 0। जहां चार्ज है वहां मास का होना गारंटी है, पर जहां मास है वहां चार्ज हो, ये जरूरी। आपको पता है लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये हमें पता है। ठीक है, दो तरह की इंटरेक्शन क्यों होती है? क्योंकि दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जांपल्स, अ न्यूट्रल बॉडी इजेक्ट्स 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यार एक बार बताइए, अगर वो 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करती है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? क्यू बराबर एन ई। एन की वैल्यू 10 की पावर 18, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, उधर माइनस 19, ये प्लस 18, कितना बचा? 0.1। 1.6 से मल्टीप्लाई करो, 0.16 कूलम। पॉजिटिव नेगेटिव, कहानी क्लियर? नहीं समझ में आई बात? तो आप क्यू इक्वल टू एन यूज कर लोगे, और क्यू इक्वल टू एन यूज करके आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी बात देखिए, अगला सवाल हमारे पास है। ये सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है इस तरह का कि एक बॉडी के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, उसने 3 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर दिया। तो आप मुझे बताइए, इतने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने पे इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, और चार्ज एडिटिव होता नहीं होता। एडिटिव का मतलब एल्जेब्रिक सम होता है उसका। उसका पहले चार्ज कितना था? इतने इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्यू बराबर एन ही यूज करूंगा। एन की वैल्यू यू पुट करूंगा, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1.63 से मल्टीप्लाई करो, 4 पॉइंट, ये प्लस 19 वो माइनस 19, कितना पॉजिटिव चार्ज आया? प्लस 4.8। पहले कितना था? बचा कितना? माइनस 5.2। नहीं समझ में आया? पहले कितना था? माइनस 10। अभी पॉजिटिव कितना दे दोगे उसको? प्लस 4.8। बचा कितना? माइनस करना आती है ना? हाँ जी, तो ये सारी कहानी वापस होगी। ये पॉजिटिव चार्ज कितना डेवलप होगा? क्यू बराबर एन ही यूज करूंगा। ई मेरे, सॉरी, ये मेरे पास एन की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू है 4.8 कूलम, पॉजिटिव आ गया। ऑलरेडी चार्ज कितना था? माइनस 10, प्लस 4.8 करूंगा तो माइनस 5.2। कहानी क्लियर? आगे बढ़ जाइए। 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड फ्रॉम द बॉडी। अब आपसे कहा है कि 3 माइक्रोकूलम चार्ज प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा? आप बताइए, एक सेकंड में कितना चार्ज आएगा? 10 के पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर, समझ में आई बात? मान लीजिए टी टाइम में इतना चार्ज आता है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 पर सेकंड इतना चार्ज आया ना? इसको टी टाइम में, मान लीजिए टी टाइम लगा उतना चार्ज प्रोड्यूस होने में, तो दिस मल्टीप्लाई बाय टी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3 माइक्रोकूलम ना। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 डिवाइडेड बाय, ये देखो कितना हो गया, 10 की पावर, नहीं नहीं नहीं, 10 की पावर माइनस 13 ना। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
3 माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, नहीं समझ में आई बात, इसको आप सिंप्लीफाइड कर लो, आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। ये सारी कहानी वही है। अरे यार, नहीं समझ में आया क्या? किसी बॉडी पर जब चार्ज प्रोड्यूस होता है तो उसका मास भी बदलता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं या जितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं उसके नंबर को 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेरिएशन ऑफ मास मिल जाएगा ना। ठीक है, अभी कुछ सवाल इनको ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर नॉट पॉसिबल या पॉसिबल? कौन से पॉसिबल है कौन से पॉसिबल नहीं, कैसे चेक करते हैं? क्यू इक्वल टू एन से एन की वैल्यू निकालेंगे। अगर एन होल नंबर आता है या इंटीजर आता है तो, फ्रैक्शन आता है तो पॉसिबल। पहला एग्जांपल रूट टू ही पॉसिबल है क्या? क्योंकि रूट टू ही का मतलब 1.41 ही है, 0.41 कहां से लेके आओगे, इसका मतलब पॉसिबल। इसको जब एन के बराबर करूंगा तो एन की वैल्यू क्या आएगी? 1.41। फ्रैक्शन है मतलब पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसकी बात करेंगे तो क्या होगा? पॉसिबल है क्या? इसको एन के बराबर करोगे, ई कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो 1.6 से 1.6 कैंसिल, और ये ऊपर जाएगा माइनस 19 के नीचे आएगा ना, वो ऊपर जाएगा तो कितना बना? पॉसिबल है क्या? तो आप ये पॉसिबल है, देखो पहला तो पॉसिबल नहीं है, क्यों इक्वल टू एन ही आपने कहा होंगे, नॉट पॉसिबल। यहां से बात करते हैं तो ये देखो, ये मेरे पास 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बन गया? 10। अरे यार माइनस 13 ऊपर जाएगा 10 बन जाएगा ना, तो पॉसिबल है ना ये तो। दूसरा पॉसिबल है साहब, ठीक है ये छोड़ दो। तीसरा बताओ, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20। अब मुझे बताओ 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 बराबर एन इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 करूंगा ना, क्या ये दो बार कैंसिल होगा? क्या ये माइनस 19 और ये तो ये 0.1 है, तो एन की वैल्यू क्या गई? 0.2। फ्रैक्शन है, पॉसिबल, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। 1 कूलम तो पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? 1 कूलम नहीं है पॉसिबल। 1 कूलम पॉसिबल है कि नहीं? अब पॉसिबल किया था यार, कितना आया था? 10 की पावर माइनस, सॉरी प्लस 18 आया था। ये फ्रैक्शन है या होल नंबर है? कैसे पता? ये तो फ्रैक्शन है, पॉइंट है यहाँ तो। अच्छा पावर है, ठीक है समझ। ये भी किया था ना अपन ने थोड़ी देर पहले। हाँ चलिए साहब, ये तो सारी कहानी है, छोड़ो, आ जाइए भाई। हाँ जी वो ठीक है, उसको छोड़ दो। अ बॉडी हैविंग चार्ज दिस, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, निकाल सकते हैं? क्यू बराबर एन ही बढ़ जाए फटाफट आगे, छोड़ो इन सबको। अ बॉडी हैविंग चार्ज दिस डिटरमाइन द वेदर द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। क्या करेंगे? क्यू बराबर एन ही, एन की वैल्यू अगर फ्रैक्शन आई तो फॉल्स है, होल नंबर आई तो ट्रू है। सोल्व करके देख लो, ये आता है आपके पास, ये होल नंबर या फ्रैक्शन है? होल नंबर है मतलब पॉसिबल है। बढ़ जाए आगे, ये बहुत कॉमन सवाल है। 36 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है, कैसे निकालेंगे? छत नहीं नहीं, एक एक जना बताओ, कौन बताएगा? हाँ हाँ, तूने तो हाथ खड़ा किया, बताएगा। हाँ, सबसे मेन काम क्या है आपको ये देखना पड़ा, 36 ग्राम वाटर में H2O के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 36 ग्राम में कितने कितने मोल्स आएंगे? दो, दो इंटू एन है, एन को 6 इंटू 10 की पावर 23 ले लो, तो कितना होगा? 12 इंटू 10 की पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। और एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, तो बताइए एक H2O में कितना, एक H2O में कितना नेगेटिव चार्ज? 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? और कितने इलेक्ट्रॉन? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 इंटू 10 की पावर माइनस इज व्हाट?
नेगेटिव चार्ज ऑफ 1H2O, क्या उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना वो तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे नंबर ऑफ H2O मिल गए, जो कितने मिले, 2 इंटू Na ना, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 16 इंटू 10⁻⁻19 से ना, तो क्या मुझे टोटल नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा? क्या उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज भी होगा? बस इसी तरह से सोल्व हो जाएगा, मोल से जाएगी सारी कहानी है? हाँ हाँ बिल्कुल, 100%। 1 मोल में कितना होते हैं? 2 मोल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आएगा आंसर। नहीं समझ में आई बात? हाँ जी, ये आ गया साहब, सारी कहानी छोड़ दो। वाटर इज न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। बढ़ जाए आगे, कुछ पल्ले पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। हाँ, 46 ग्राम ऑफ Na, वापस सेम सेम आंसर आएगा। क्यों आएगा सेम आंसर? क्योंकि इसमें भी 2 ही मोल है, 23 होता है ना Na का, तो 2 मोल आएंगे तो आंसर विल बी सेम। क्या पूछा है? पॉजिटिव चार्ज आएगा बस इसका। अरे राजा बाबू, वो नहीं है सवाल। सवाल क्या पूछा है उन्हें? एक Na पे प्लस है, टोटल थोड़ी पूछा है इसने। इसने क्या पूछा है? एस्टिमेट द चार्ज इन 46 ग्राम ऑफ Na। एक सोडियम पे कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव चार्ज। अरे बोलो ना यार, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? बढ़ जाएगा, छोड़ जाएगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग आ गया ना। बताओ क्या करो, दोनों को रब करोगे, इक्वल में पॉजिटिव चार्ज आता है? किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा, डिपेंड करेगा उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। जो सब्सटेंस छोटे एटम से बना होगा उसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो उसमें क्या आएगा? नेगेटिव। और दूसरे पे उतना ही क्या आएगा? 2 बॉडी सिस्टम पर नेट चार्ज। इस मेथड से किस तरह की बॉडीज को चार्ज किया जा सकता है? हर तरह की बॉडी को, चाहे कंडक्टर हो चाहे, शर्त क्या है? एक का इंसुलेटर होना, जब रब करूं तब। दोनों कंडक्टर हुए तो चार्ज फ्लो नहीं होता, चार्जिंग नहीं होगी। अगर दोनों इंसुलेटर हो जाएगा, एक कंडक्टर एक इंसुलेटर हो जाएगा, और दोनों कंडक्टर है तो, पर चार्जिंग दोनों की हो जाती है। कहानी क्लियर? चलो साहब, बोथ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड। आगे बढ़ जाते हैं। नेट चार्ज क्या होता है सिस्टम पे? 0। हमें पता है कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है उसका मास थोड़ा सा, और नेगेटिव चार्ज का मास थोड़ा सा। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब, ठीक है साहब, ये सारी कहानी हो गई। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्ज कैसे जाएगा? फ्लो करके। तो चार्ज होगा तो फ्लो जाएगा। तो एक पे चार्ज का होना, उसमें दोनों पे इक्वल ना पॉजिटिव चार्ज आया था, इसमें दोनों पर सेम नेचर का चार्ज आएगा। इस पे पॉजिटिव था तो कनेक्ट करने पे उस पे भी पॉजिटिव ही आएगा ना, और इस पे नेगेटिव होता तो उसका अनचार्ज होना जरूरी है? नहीं जरूरी है, उस पे कुछ भी हो सकता है चार्ज, पॉजिटिव भी हो सकता है। और अल्टीमेटली क्या देखना होता है कि इनिशियली दोनों बॉडीज के चार्जेस का सम क्या है। फॉर एग्जांपल उसका 10 कूलम चार्ज था, इसका 0, और ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो 5-5 आ जाएगा। बोलो भाई, मान लीजिए उसका 10 था, इसका -2, तो नेट चार्ज 8, तो +4 आ जाएगा। उसका +10, इसका -20 था, तो -5-5 आ जाएगा। ये बराबर बराबर कब आएगा? जब आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल नहीं है तो चार्ज कब तक फ्लो करता है? जब तक पोटेंशियल सेम। तो सही स्टेटमेंट क्या है? चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक चार्ज सेम ना हो जाए, या जब तक पोटेंशियल है? पोटेंशियल सेम होने पे चार्ज सेम हो भी सकता है, और सेम कब होगा? जब दोनों बॉडीज, चलिए साहब, उल्टा चल गए हम लोग यार, इसका बटन उल्टा है, कम वक्त आगे बढ़ने वाले से पीछे आता है, पीछे बढ़ने से आगे। ये जोड़ दिया, छोड़ो इसको, तो चार्ज फ्लो करके जा रहा है साहब। ओ भाई साहब, भागने चार्ज। एक जमाने में ये बनाए थे ना मैंने, इसका इतना सा, इसको बनाने में 2-2 घंटे लगते हैं, बताए। मैंने खुद बनाया सारे, एक एक एनिमेशन मेरा बनाया था। सभी अच्छा बनाते हैं, बस बेवकूफ नहीं बना पाते। वो नहीं बना पाते ना, समझो।
बेवकूफ बनाना हो तो क्या बना दो आराम से, क्या है आजकल सबसे आसान काम है दुनिया में। सामने वाले को अच्छा फील करवाना होता है बस। उससे अच्छा बेवकूफ और कैसे बनोगे? आपको ऐसा लगना चाहिए मुझे सब आता है, नंबर आए नहीं आए अलग बात। चलो आगे बढ़ जाइए। ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड। इन दिस मेथड कंडक्टर्स विल एक्वायर सेम नेचर ऑफ द चार्ज। तो दोनों का चार्ज पॉजिटिव होगा या दोनों का अलग अलग कभी भी नहीं होगा। आगे आ जाइए एग्जांपल। व्हेन चार्ज फ्लो स्टॉप चार्ज ऑन बोथ द कंडक्टर सेम, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू भी है फॉल्स भी है, बताओ उनका नेचर कैसा था? अगर आइडेंटिकल है तो ट्रू, और आइडेंटिकल नहीं है तो फॉल्स। नहीं समझ में आई बात? चलो ठीक है। इफ बोथ द कंडक्टर, वो सारी कहानी बोल दिया ना अपन ने। हाँ, मतलब वो सारी बातें वही लिखी हुई। अब ये वो पानी फ्लो वाली कि साहब अगर दो टैंक आइडेंटिकल है, अपन ने ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, तो पानी कब तक फ्लो करेगा? जब तक लेवल सेम नहीं हो जाता। पानी का लेवल सेम, अगर आइडेंटिकल थे तो लेवल सेम होने पर अमाउंट ऑफ वाटर भी, समझ में आ गई बात? ये देखो फाइनल वाटर लेवल सेम। अरे क्या हुआ, मैंने लास्ट उधर हम एलएन में थे, तो एडीपीएल जो था उसका वहां में ही था फंक्शनल हेड, तो सारा कंटेंट मैंने बनवाया, वो आईआईटी का भी मैंने बनवाया, नीट का भी मैंने फिजिक्स का। तो मैंने क्या किया, जब एनिमेशन बनाया ना इक्वल अपोजिट चार्ज पे, तो अपन क्या करते हैं, मान लीजिए बॉडी बना दी, ये बॉडी बना दी। अब मैं कहता इस पे इक्वल अपोजिट चार्ज आएगा तो ये प्लस प्लस आएगा, ऐसे प्लस बना दिया, इस पे माइनस बना दिया। अब मैं इसको गिनना भूल गया यार कि मैंने इस पे कितने प्लस बनाए कितने माइनस बनाए। अब ऐसे गिन के कौन बनाता है? हम बोल देते हैं इक्वल एंड अपोजिट है। एक भाई साहब ने, फिजिक्स वाले टीचर ने देख लिया कि क्या बकवास है, उनको तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। मुंह से तो बोल रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट आएगा, पर एक पे 17 है एक पे 16 है। नेक्स्ट लेवल। यहां दोनों टैंक का साइज अलग अलग है, वो बड़ा वाला टैंक है, तो पानी कब तक फ्लो करेगा? जब तक लेवल लेवल सेम होने पर अमाउंट ऑफ वाटर अलग अलग होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात। उसका देखना एनिमेशन, तो गॉस थ्योरम के, गॉस थ्योरम वाले नेक्स्ट लेवल के एनिमेशन बनाए थे उसके। तो शुरू शुरू की गणित थी जब हमने सीखा ही था ये सब चीजें। कोविड आया था ना, तो मैं घर बैठ के ये करता था सारे, मैंने पर उसके वीडियो कभी नहीं बनाए, वो मेरे ही पास है अभी तक भी। हाँ देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अच्छा चार्जिंग कब होती है? चार्जिंग कब होती है? जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो या डेफिशिएंसी ऑफ, या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को देना जरूरी है, उससे इलेक्ट्रॉन को लेना जरूरी। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन से चार्जिंग है। इसका नेट चार्ज क्या है? तो जैसे इस बॉडी को उसके पास लेके आओगे, व्हाट हैपन, चार्ज इंड्यूस होगा ना, तो इस पे इधर नेगेटिव आ गया, इधर, समझ में आ गई बात? अभी नेट चार्ज क्या है इसका? चार्जिंग नहीं हुई है, चार्जिंग के लिए अर्थिंग करना पड़ता है जमीन में। चलो आगे बात कर लेते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे कंडक्टर रखा हुआ है जिसको आपने, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे था, प्लस क्यू चार्ज की वजह से उसमें चार्ज इंड्यूस होगा नहीं होगा? इधर क्या आएगा? नेगेटिव, इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। अब अगर मैं उसकी अर्थिंग कर दूं, तो अर्थिंग करने पर उधर का जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला जाएगा? ये ग्राउंड में क्यों नहीं गया? ये सवाल बढ़िया है। हाँ हाँ यस, दो 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 लॉजिक बताए थे मैंने। एग्जैक्टली exactly. यहाँ एक बहुत कंसेप्ट बढ़िया सीखा था, ये सबसे देखो, जो जो बढ़िया कंसेप्ट है ना, वहां होल्ड करके दिमाग में रखना जरूरी है। मैंने आपसे कहा किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल उसके सराउंडिंग में पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पोटेंशियल नेगेटिव होता है। क्या किसी ऐसी बॉडी जिसके पास कोई चार्ज ही ना हो, उसके पास पोटेंशियल हो सकता है? बोले हो सकता है। उसको किसी ऐसे रीजन में रख दो जहां पहले से पोटेंशियल था। अरे यार, अब मेरी बात को समझना, हम उसको दोबारा समझते हैं सारे फिनोमिना को। ऐसे समझो आप, ये आपने अभी अर्थिंग नहीं की है ना, चार्ज इंड्यूस हो गया, इसका जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही, तो इस चार्जेस की वजह से सेंटर में पोटेंशियल कितना? जीरो। मतलब खुद के चार्जेस की वजह से तो पोटेंशियल जीरो है, पर जब ये चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से तो पॉजिटिव पोटेंशियल उसके पास है ना। तो इस बॉडी का पोटेंशियल जीरो है या पॉजिटिव है? और धरती का पोटेंशियल जीरो, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से। नहीं समझ में आई बात? तो जैसे इसकी अर्थिंग करूंगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो क्यों किया?
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था। नहीं समझ में आया। इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल था ना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस था ना। सुनो वापस ध्यान से, जैसे मैं अर्थिंग करूंगा, मैंने कहा इसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या, पॉजिटिव। स्विच क्लोज किया, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है। चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल सेम। क्या धरती का पोटेंशियल आप बदल सकते हो, वो तो जीरो ही रहेगा। और जिसकी भी अर्थिंग कर दी उसका भी पोटेंशियल, क्या इस पे पहले से पोटेंशियल पॉजिटिव था, तो इसको जब नेगेटिव चार्ज दोगे तब पोटेंशियल जीरो होगा ना। तो असल कहानी क्या सिखाई थी मैंने, कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। नहीं समझ में आई बात। तो इस तरह से हम कहेंगे इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है। अब ये जो चार्ज है प्लस, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इधर खिंचा हुआ रहेगा, इसको बोलते हैं बाउंड चार्ज। क्या बोलते हैं, ये धरती में अगर आप ये अर्थिंग कनेक्ट करके ही रखो और इस चार्ज को भगा दो तो वो नेगेटिव भी धरती में चला जाएगा। पर अब आप पहले क्या करोगे, को हटाओगे, जाने का रास्ता खत्म। अब आप इसको यहां रख रहे तो चार्ज इधर ही रहेगा, इसको भी हटा दूं तो ये पूरा का पूरा चार्ज कहां जाएगा, सरफेस पे। नहीं समझ में आई बात। द होल चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्या इसकी चार्जिंग हो गई, आप समझिए सारी कहानी ठीक है। दो कंडक्टर्स को एक दूसरे टच करके रखोगे, दे विल बिहेव लाइक ए सिंगल कंडक्टर। आप 10 कंडक्टर्स को टच कर दो एक दूसरे से, कैसा बिहेव करेंगे। अगर इसके पास में कोई रोड लेके आऊंगा इधर से, तो इसका ये वाला सरफेस नेगेटिव, वो वाला सरफेस। नहीं समझ में आई बात। अब यहां एक मजेदार चीज है, इस रोड को वापस भगा, दे विल अगेन न्यूट्रलाइज। पर मैंने इस रोड को भगाने से पहले इनको थोड़ा दूर कर दिया। दूर करने से क्या हुआ, उनके चार्जेस का आने जाने का रास्ता। अब इसका नेट चार्ज क्या, उसका नेट चार्ज क्या। चार्ज इंडक्शन कैसे हुआ था कि साहब ये जो पॉजिटिव है ना, यहां से चलकर नेगेटिव यहां आया था। अरे यार नहीं समझ में आया, यही तो हुआ था ना। अगर मैं इनको टच करके रखता हूं और इसको हटा दूं तो ये वापस अट्रैक्शन से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। पर मैंने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन चल के इससे इस पे आ गए तो इस पे नेट चार्ज नेगेटिव, इस पे नेट चार्ज। अब पहले इनको दूर करेंगे ताकि चार्जेस का आने जाने का रास्ता, उसके बाद इस रोड को हटा देंगे ना ना। अगर ये एक दूसरे के पास ही रखे हुए हैं तो पास वाली सरफेस पे आएंगे अट्रैक्शन से। नहीं समझ में आया। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, इसको हटा दें और उनको अलग कर दीजिए आप। तो अट्रैक्शन अगर ये से होता, पूरा नेगेटिव चार्ज की सरफेस पे, पूरा पॉजिटिव चार्ज उसकी सरफेस पे। अगर मान लीजिए मैं उस रोड को हटा कर पास ही रखता, तो नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्लोज वाली सरफेस पे होते ना। नहीं समझ में आई बात। आइसोलेट कर दूंगा तो पूरा सरफेस पे रहेगा। चलिए साहब बढ़ जाए आगे। गोल्ड स्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज का नेचर पता करने के फाइंड करता है। ये होता है डिवाइस। ये बोतल है ग्लास की, आंखों से देखना पड़ेगा ना। एक ने पूछा था मुझसे किसी ने, क्योंकि ग्लास की ना बनाया तो तुझे नजर नहीं आएगा भाई। गोल्ड लीव्स जो हैं वो ऐसे दूर जा रही हैं या पास आ रही हैं, तो ये तो पता लगेगा कि चार्ज पॉजिटिव था या नेगेटिव था अननोन बॉडी पर। तो गोल्ड लीव्स के डाइवर्जन या कन्वर्जन से हमें एहसास होता है, तो वो दिखना चाहिए ना मुझे। तो ग्लास जार रखूंगा तो दिखेगा। आजकल गोल्ड लीव्स तो कोई, हाँ, सब कॉपर ऊपर को काम लेके काम लेते हैं। ये कंडक्टर है, ये नॉब है, ये मेटल होती है, ये फ्लैप होते हैं, इनको गोल्ड लीव्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए साहब ये सारी कहानी मेटल नॉब, मेटल रोड और ये गोल्ड लीव्स। अब ये डिवाइस समझिए। नहीं समझ में आया, नहीं आया। फिर से देखो, देखो मेरी सुनो सुनो सुनो। असल में जो मेरे पास रोड है ना, उसका चार्ज मुझे नहीं पता, उसका चार्ज मुझे, आपने गोल्ड स्कोप को किस नेचर का चार्ज दिया ये आपको पता है, आपने खुद ने उसकी चार्जिंग की, तो आपने उसको नेगेटिव चार्ज दे रखा है। अब अगर नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये जो मेटल फ्लैप्स हैं जिनको हम लीव्स बोलते हैं, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल होंगे। अगर इसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ा दूं तो क्या दूर जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज घटा दूं तो, मान लीजिए मैं कोई नेगेटिवली चार्ज, जो रोड थी मेरे पास, मुझे उसका चार्ज, पर मुझे इतना पता है कि अगर मैं जब उस रोड को पास लेके आऊं तो ये दूर तभी जाएंगे जब इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। मतलब यहां का चार्ज भाग के यहां आएगा, और यहां का चार्ज भाग के यहां कब आएगा, जब इधर से मैं नेगेटिव चार्ज लाऊंगा। नहीं समझ में आया।
अगर मैं नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आया तो वो नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, रिपल्शन से दूर भाग के यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा, फ्लैप्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। दैट मींस रोड का चार्ज क्या है? अगर मान लीजिए उसका चार्ज पॉजिटिव होता तो ये पहना आप ऐसे लेके आए, टच नहीं किया आपने, दूर रखा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो और चार्ज को उधर खींचेगा, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी घटेगी, ये पास आएंगे। नहीं समझ में आया? हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया कि सब नेगेटिव चार्ज लेके आए, रिपल्शन से वो सारा का सारा चार्ज यहाँ आ गया और ये फ्लैप दूर दूर चले गए। आप समझ जाओगे इसका चार्ज क्या है। यहां तो दिखा रखा है, आंखों से चार्ज नजर, उसके इफेक्ट दिखते हैं बस। ठीक है, फिर आ जाएगा, ऐसा मत कर भाई। कुलम्स लो, हेलो, असली कहानी दी है तो आना तो चाहिए था ना। चलिए, कुलम्स कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट के डायरेक्टली, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली, मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन एफ इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मिलेगा। ये सारी कहानी आपकी यहां हो गई। के की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। आई बात समझ में? के की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? के की 9 इंटू 10 की पावर 9, और एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 की पावर -12। याद रखिए के कोई क्वांटिटी नहीं होती, जो भी है एप्सिलॉन नॉट है। क्या है? एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए यूनिट डायमेंशन के सवाल एप्सिलॉन नॉट पे ही आते हैं। यहां से ध्यान से देखिएगा, इस के की यूनिट क्या बनेगी? के की यूनिट आर स्क्वायर को तो लेके जाओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, तो एप्सिलॉन नॉट की क्या बनेगी? कूलम स्क्वायर अपॉन, क्या न्यूटन की डायमेंशन जानता हूं, मीटर स्क्वायर की, कूलम स्क्वायर की, मतलब एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं ना? निकाल लेते हैं। चलिए साहब, ये आ जाइए, ये अपन को पता है सारी कहानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा? कूलम स्क्वायर अपॉन द न्यूमेरिकल वैल्यू इज दिस। डायमेंशन तो निकाल ही सकते हैं, निकाल ही दो उस दिन, या भी निकालूं? निकाल लेंगे ना? ठीक है। द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस। स्टैटिक एंड, समझ में आ गई बात? अब सुनिएगा ध्यान से, एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए वैलिड क्यों नहीं है? एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए वैलिड क्यों नहीं है? मैंने समझाया था आपको, बताओ एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए वैलिड क्यों नहीं है? अगर दो बड़े स्फीयर्स को चार्ज देके पास लेके आओगे तो रिपल्शन से चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड दूर दूर चला जाता है, दूर दूर जाने से इफेक्टिव डिस्टेंस और फोर्स घट जाता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू के Q1 Q2 पर R स्क्वायर नहीं आएगी, उससे कम आएगी। दोनों पे अगर अपोजिट चार्ज होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इफेक्टिव डिस्टेंस घटती और फोर्स की वैल्यू, मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट वो सिर्फ किसकी कैलकुलेट कर सकता हूं? पॉइंट चार्जेस की। ठीक है साहब, ये अगर मीडियम के अंदर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा? सॉरी, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या? हाँ 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 हाँ, एप्सिलॉन क्या? पहले ये बताओ एप्सिलॉन क्या? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ये होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इसकी और इसकी यूनिट सेम होती है? तो ये यूनिट एंड डायमेंशनलेस। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम के भी बोलते हैं। क्या इसकी वैल्यू मेटल्स के लिए? इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोलती तुम? मेटल्स के लिए 1। ये पता है, ये हैबिट होती है, सुधार ली है। और मैं इसलिए तुझे ऐसा नहीं है कि मैं तो इसको स्पेशली कंसंट्रेट करता हूं। मेरी जो बड़ी वाली बेटी है उसकी सेम कंडीशन है, सेम। आप उससे सवाल पूछो, वो जिसको ख्वाब आता है रात में कि आप ये पूछोगे, इमीडिएटली आंसर सोच रहा, समझना बाढ़ में गया। और उससे छोटी वाली जो है वो 7th में पढ़ती है, वो बड़ी वाली को मैं रोजाना आधा घंटे पौन घंटे पढ़ाता हूँ, मतलब वीक में 3-4 दिन। तो उसको मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो वो कहीं भी घूम रही हो वो आके पास किताबें खोल के बैठ जाती है अपनी।
अब वो मुझे पता है कि फुल एक्टिंग कर रही है पढ़ने की, उसका पूरा ध्यान क्या होता है मैं उसको क्या पढ़ा रहा हूँ। और जब मैं इससे पूछता हूँ तो जब ये नहीं बताती तो उधर से वो बताती है, अरे अभी तेरे को ये तो बताया था, ये ना, वो 7th में पढ़ती है। देखो ये फर्क चलता है, परवरिश दोनों की हम ही कर रहे हैं, पर एक जो है वो आप क्या कह रहे हो उसको ध्यान से सुन रहा है, एक बस सुन रहा है। भाई उसको सिखा तो हम भी वही रहे ना, उसको थोड़ा सिखाया मैंने, उसको तो मैं कभी जिंदगी में किताब लेके नहीं बैठा, उसको 9th क्लास में तो पहली बार किताब लेके बैठा। मेरे बच्चों को 8th क्लास तक मैं कभी नहीं कहता पढ़ाई करनी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें 8 तक का कुछ नहीं आता। 9 से चीजें काम की तो 9 से ध्यान दे लो। तो ये होता है, अगर आप इस हैबिट को नहीं सुधारोगे ना, देखो सिंपल रूल होता है, आपको बहुत डिटरमाइन होना पड़ता है। जस्ट लिसन वट एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर यू, उसके बाद उसको रीथिंक करो, प्रोसेस करो, देन रिस्पॉन्ड। कोई जल्दी नहीं होती, ये आदत खराब होती है, और ये अकेली की नहीं है इसकी, ये तो बोलती है बेचारी, हिम्मत है इसमें। बहुत सारी आबादी ऐसी भी तो है जो मन में तो उसने यही बोला था पर जबान से नहीं निकाला बस। तो ये आदत होती है, इसको जल्दी सुधार लोगे तो अच्छा होगा। और ये पता है कहां सुधरेगी आदत, स्टडी टेबल पे। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, एक बार में पढ़ो, एक बार में समझने की कोशिश करो, और एक बार में सोल्व, चाहे टाइम लगे, भागो मत। पहले आप एक्यूरेसी लाओ, स्पीड अपना पाती। चलिए बढ़ जाए आगे। तो ये एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। मेटल के लिए इनफाइनाइट, वैक्यूम के लिए 1, एयर के लिए 1.0026, H2 के लिए 1.0028, तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही है ना। तो ये वैल्यू किसके लिए 1 मानी जाएगी, वैक्यूम, एयर और हाइड्रोजन गैस। वाटर के लिए, मेटल्स के लिए इनफाइनाइट, बाकी किसी का याद नहीं रखना है, वो अपना सवाल देता है या पूछता है। समझ में आ गई बात। चलिए साहब अब आप समझना, हमें पता है कि सब 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होगा, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहलाता है। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या बन जाती है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी यहाँ पर, देखिए ये सारी कहानी होगी, ये वैल्यू पुट कर दी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, तो मैं 1/एप्सिलॉन आर पहले लिख दिया और बाकी सारा आर्ग्यूमेंट बाद में लिख दिया। क्या बाद वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो वैक्यूम वाला फोर्स था, तो क्या इसकी जगह एफ लिख सकता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, बाकी तो मोर देन 1 ही होती है ना। तो मीडियम में फोर्स वैक्यूम से कम ही होगा। नहीं समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, एफ मीडियम इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ लिखा हुआ है के की जो वैल्यू होती है वो मोर देन इक्वल टू 1 होती है, इसलिए फोर्स इन मीडियम लेस देन इक्वल टू 1 होगा ना। है इक्वल टू किसके लिए, एरिया H2, बाकी सबके लिए लेस ना, ठीक है। Why we can not use this law for the large size object, अभी अपन ने बात कर ली थी। इनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन r है, अगर इनको आप एक दूसरे के पास लेके आओगे तो रिपल्शन से चार्ज दूर चले जाएंगे, इफेक्टिव सेपरेशन बढ़ गया तो फोर्स की वैल्यू घट गई। अगर अपोजिट चार्ज हो तो इफेक्टिव सेपरेशन घट जाता, फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। हट जाओ सब, फटाफट आ जाओ। कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टीज, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट और इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव सुनो ध्यान से, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट अफेक्ट बाय प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। रिजल्टेंट फोर्स बदल जाएगा पर दो चार्जेस के बीच का फोर्स चेंज अभी हम सवाल कर लेंगे। नेट फोर्स ऑन टू आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज, तो लीनियर मोमेंटम विल रिमेन्स। अगर दो पार्टिकल सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड, क्यों डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अगला पॉइंट, फॉर टू चार्ज सिस्टम लीनियर मोमेंटम इज रिमेन्स। एंगुलर मोमेंटम के बारे में खास चीज क्या है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का कंजर्व रहता है। देखो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते वक्त सिर्फ ये देखना होता है कि नेट फोर्स 0 है, पर बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते वक्त ये देखना होता है किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है, किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 है। दूसरी एक और बात, अभी तुम्हारा सवाल लोग पूछ रहे हो, अगर किसी बॉडी पर टॉर्क 0 है तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। यार टॉर्क 0 है ना, तो फोर्स तो हो ही सकता है, तो अगर फोर्स है तो वर्क होगा, वर्क है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। नहीं समझ में आई बात, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व,
ठीक है, ये अपन ने बात कर ली. एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन पॉइंट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू अदर रिमेन्स कंजर्व. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट अफेक्ट बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज. को समझते हैं. दो चार्जेस है Q1 Q2, इसका फोर्स उसके ऊपर उधर लग रहा है. ये फोर्स जो लग रहे हैं F, इसने उस पर फोर्स लगा F, तो ये भी F ही लगाएगा ना. मान लीजिए मैं थर्ड चार्ज यहां रख देता हूं Q3, जो इस चार्ज को रिपेल करेगा उस तरफ. आप मुझे बताइए, इसने जो इस पे फोर्स लगाया वो कुछ होगा, F डैश होगा, F2 कुछ भी मान लीजिए आप. क्या इसकी वजह से लगने वाला फोर्स जो इस पे लग रहा है, इसके आने से ये फोर्स बदलेगा? दिस विल रिमेन्स K Q1 Q2 अपॉन, पर इस पे रिजल्टेंट फोर्स बदल जाएगा. अब इसका रिपल्शन भी आएगा, उनका रिजल्टेंट उधर आ जाएगा, लेकिन इसकी वजह से उस पे फोर्स चेंज. कहानी क्लियर? ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए भी वैलिड है. ठीक है. 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो. ये देखिए, नेट फोर्स क्या रहता है? इक्वल एंड अपोजिट होता है ना. तो सिस्टम मान लेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो. तो लीनियर मोमेंटम विल रिमेन्स. अगर फोर्स चार्ज अपोजिट होते तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर तो भी तो नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो ही मिलेगा. लीनियर मोमेंटम विल रिमेन्स कंजर्व. किसी भी, देखो मेरी बात सुने, कोई भी टू बॉडी सिस्टम हुआ, न्यूटन थर्ड लॉ इज ऑलवेज वैलिड. थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है? कोई फोर्स अकेला, all the fundamental forces of the nature arise in pairs. For every action there is always, नहीं समझ में आई बात, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज. यहां कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है. बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन का सेकंड लॉ आपको बताता है या थर्ड लॉ? बताओ. यस, फाइनली, वेरी गुड. यस, थर्ड लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करता है, लेकिन प्रूफ आप सेकंड लॉ से देते हो. आप मुझे बताइए थर्ड लॉ क्या बोलता है? एक रिएक्शन पेयर में आते हैं तो नेट फोर्स जीरो ही रहेगा ना, और नेट फोर्स जीरो ही रहेगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व ही. ये कौन बोलता है? थर्ड लॉ. ये थर्ड लॉ ही बात कर रहे हैं हम लोग. ये एक्शन रिएक्शन है, ये थर्ड लॉ है. पर आप जब सेकंड लॉ की बात करते हो तो आप क्या बात करते हो कि साहब सेकंड लॉ हमसे बोलता है F इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T ना. अब आप कहते हो इफ दिस इज जीरो, इफ कंडीशन लगा दी ना, अगर ये जीरो हुआ तो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T जीरो, मतलब डेल्टा P क्या मिला? जीरो. डेल्टा P क्या है? P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू क्या मिला? मतलब P फाइनल बराबर क्या मिला? P इनिशियल, मतलब लीनियर मोमेंटम. पर आपने यहां इफ लगा दिया ना, तो इससे तो समझते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब रहता है कि साहब सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो. लेकिन सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने की बात हमेशा कौन करता है? थर्ड लॉ. तुम्हारे मॉड्यूल का सवाल है एनएलएम का. दो सवाल है जो तुमने पूछे थे, हमें सब पता होता है. तुम इलेक्ट्रो कर लो, मुझे सब पता कौन कौन से डाउट पूछोगे, पर मैं एक नहीं बताता क्लास में. ज्यादातर लोग बताते ही हैं, वो बताते हैं ताकि तुम घर जाके पढ़ो, तुम्हें डाउट नहीं आए. और अगर आपको पहले से बता दिया गया, आपको उस वक्त तो डाउट नहीं आएगा. क्योंकि अभी भी अगरबत्ती लगाई थी ना क्लास में टीचर ने, पर आफ्टर 1 मंथ व्हाट हैपन? डाउट ही डाउट है, जैसा भी कर रहे हो आप. ये तुम्हारे एनएलएम के मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है. उसी में एक सवाल और था कि आपने किसी स्टोन का किक मारा तो आपको चोट किस वजह से लगती है? आंसर था इनर्शिया. क्या था आंसर? इनर्शिया. याद है कुछ? चोट इनर्शिया की वजह से लगती है. इनर्शिया इज मेन कॉज. आप मुझे बताइए, मैं यहां पर एक 1 kg का ब्लॉक, एक 5 kg का ब्लॉक और एक 10 kg का ब्लॉक रख देता हूं, और तीनों ब्लॉक के बराबर स्पीड से फीड से मैं किक मारता हूं. मजा कब आएगा? धन्यवाद. 10 kg में क्यों आया? क्योंकि उसका इनर्शिया. असल कहानी ये हुई, जिसका इनर्शिया ज्यादा था उसने अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का अपोज, तो तेरे पांव के साथ साथ वो आगे, तेरा पांव बहुत कम टाइम में रुक गया, और तेरे पांव का जो मोमेंटम था उसका चेंज तो हर केस में बराबर है. भाई मान लो तेरा मोमेंटम पहले 20 था, कितना पांव का मोमेंटम था? 20. किक मार के तेने उसको जीरो कर, तो चेंज कितना है? 20 ना. चाहे तेने 5 किलो की टक्कर मारी या 2 किलो के मारी या आधा किलो के मारी या 20 किलो के मारी, डेल्टा पी सेम है ना. जहां इनर्शिया ज्यादा होगा वहां पांव रुकेगा जल्दी,
जल्दी रुकने का मतलब डेल्टा टी बहुत छोटा, तो फोर्स बहुत बड़ा लगेगा तो इंजरी आएगी ना। तो रीजन क्या बना? इनर्शिया। नहीं समझ में आई बात? सिंपल चीजें हैं। अब ये क्या होता है, देखो असल चीज यही है, हमें तो कम से कम ऐसे ही पढ़ाया जाता था कि भाई घर जाके लड़ो सवालों से, उसका नाम ही एक्सरसाइज है। दिमाग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना जो पढ़ो से। कोई आप जिम जा रहे हो और एक ट्रेनर आकर डंबल आपका हाथ पकड़ ले, वो खुद ऊपर नीचे कर रहा है, क्या कर लो? कुछ नहीं हो सकता, वो तो खुद ही करना पड़ता है ना। तो जब आप कंसेप्ट सीखो तो खुद अप्लाई करो। अब आप कितनी भी फाइट मान लो, हो सकता है सवाल आपने 50 की 50 में से आपसे 25 ना बने, पर जब एक बार तेने दिमाग की एक्सरसाइज कर ली, तेने सारे उसके अप्रोच लगा के देख लिए, अब जब तू उससे आके पूछता है और ईमानदारी से उस कंसेप्ट को क्लियर करता है, अब 3 महीने बाद वापस डाउट नहीं आता। डाउट कब आता है वापस? जब पहले तो लड्डू मिल गया। हेलो। हाँ, कोई बात नहीं, बढ़ जाए आगे। मतलब हकीकत तो यही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। ना ना ना, बॉडी तो खड़ी भी उसकी। ये इंटरेस्टिंग चीज है। देखो एक बात सुनो, आप बायोलॉजी में एक फोर्स पढ़ते हो, मस्कुलर फोर्स। फिजिक्स में उसका नाम है इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या नाम है? इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स। मैं कुछ चीजें समझाता हूं आपको। मैं आपसे कहता हूं कि किसी बॉडी पे अगर आपने वर्क किया तो या तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आएगा, या स्टोर होकर पोटेंशियल एनर्जी बना देगा। बोलो यार। अगर मैं आपसे कहूं इस दीवार को मैंने धक्का दिया, ये दीवार डिस्प्लेस नहीं होती है, तो जहां मैंने फोर्स लगाया वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस नहीं हुआ। और अगर वो डिस्प्लेस नहीं हुआ तो क्या वर्क हुआ? क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी बदली? क्या मेरी बदली? बोलो ना यार। अब मैं अपने शूज उतार करके एक नए वेराइटी के शूज पहन लेता हूं जिनको बोलते हैं स्केटिंग शूज, पहिए लगे होते हैं। अब मैं दीवार को धक्का देता हूं, मेरी बॉडी पीछे भागेगी। क्या मैंने कोई वर्क किया? नहीं किया। जिस पॉइंट पे तेने फोर्स लगाया है उसके अलावा सारी दुनिया डिस्प्लेस हो जाए, कोई वर्क कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। अब सुनना, एज ए होल अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं तो खड़ा हुआ किक मार रहा हूं ना। अरे यार मेरी बॉडी तो कहीं नहीं जा रही, पर हुआ क्या, मैंने अपने मस्कुलर फोर्सेस को यूटिलाइज किया, मेरी बॉडी के अंदर मोमेंटम लेके आया, पांव के अंदर मोमेंटम लेके आया। तो आप जब किक मारोगे तो असल में कुछ ना कुछ मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर रहे हो ना, और हर बार बराबर इंपैक्ट मार रहे हो तो हर बार बराबर मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हो। जिस केस में बॉडी जिसको आपने किक मारा वो चली ना, डिस्प्लेस ही नहीं हुई, तो जैसे तेरा पांव जाके टकराया पांव वहीं रुक गया। ये कहानी एग्जैक्टली कैसी है कि मैं छत से कूद रहा हूं, कंक्रीट की सरफेस पर या रेत की सरफेस पर चोट कब लगती है? कंक्रीट पे, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत, और यहां सरफेस पे रखने पे इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से कम टाइम में आपकी बोट पांव रेस्ट पे आ गया। तो डेल्टा चोट तो फोर्स की वजह से लगती है, पर कॉज क्या है? इनर्शिया। कॉज क्या है? इनर्शिया। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मैं एक बात बताओ, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हो जाता हूं, मेरा वेट कितना एमजी शो करेगी। अब मैं आपको तो जंप मारो वेइंग मशीन पे, तो आप सुनिए ध्यान से, ऊपर जाने के लिए पहले नीचे जाना पड़ता है। मतलब यार, आप वेइंग मशीन पे खड़े हुए हो, अब मैं आपसे यार अपने नीज को बेंड मत करो, अब जंप मार के बताओ। अब एड़ियां उचकाते रहना, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको अगर जंप मारना है तो आपको नीचे जाना पड़ता है। आप नीचे जाकर के अपने नीज के मसल्स को यूज करके, आपके थाई के मसल्स को यूज करके आप इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स से अपनी बॉडी का मोमेंटम बढ़ाते हो ऊपर। अब सुनिएगा ध्यान से, जब तक कि मैं स्ट्रेट होता हूं क्या मेरे पास वी आ जाएगा? आप किसी बॉडी को ग्राउंड से अगर वी से ऊपर भेजोगे तो वी स्क्वायर बाई 2g ऊपर जाके रुकती है। तो अगर मैं स्ट्रेट होऊंगा, तो सुनिए ध्यान से, आप मुझे बताइए क्या मैं झुकने के बाद जब ऊपर चल रहा हूं तो अपनी बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा हूं? अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं तो किधर एक्सेलरेट कर रहा हूं? ऊपर। अब मेरी बॉडी का एफबीटी देखना, मेरी बॉडी में एमजी नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है। अरे यार, एमजी नॉर्मल। बताइए अगर मैं अपनी बॉडी को ऊपर एक्सेलरेट कर रहा हूं तो नॉर्मल बढ़ा या एमजी? नॉर्मल। और वेट तो नॉर्मल ही होता है। तो जब जंप मार रहा है तब रीडिंग वेइंग मशीन की बढ़ेगी, लेकिन जैसे कॉन्टेक्ट लूज करेगा रीडिंग जीरो हो जाएगी। जब मैं जंप मारूंगा तो पहले रीडिंग बढ़ेगी फिर जीरो होगी। अब यहां एक और बात बताइए, क्या मेरी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई?
क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट ऊपर था? क्या मेरा नॉर्मल भी ऊपर था? क्या मेरे नॉर्मल मेरे ऊपर वर्क किया? नहीं किया, नहीं आया। जब तक नॉर्मल है, तेरे पांव जमीन के कांटेक्ट में है, डिस्प्लेसमेंट नहीं आया। और जब डिस्प्लेसमेंट आया, नॉर्मल जीरो हो गया। नहीं समझ में आया? आ जाए वापस इधर। वो ये तो कंसेप्ट है फिजिक्स के, देखो इंटरलिंक्ड डिस्कस करोगे। अभी मैं डिस्कस नहीं करता तो तुम्हें नहीं पता किस जन्म में सब चीजों को तुम रिवाइज करते या करते भी या नहीं करते। हाँ, अरे ब्लॉक का है ही नहीं राजा बाबू। चोट किसको लग रही है? हमें लग रही है। और कोलिजन का रूल क्या बोलता है? मोमेंटम हमेशा इक्वल है। तो अगर मेरे पाँव ने मोमेंटम उसको ट्रांसफर किया डेल्टा पी, तो उसने भी तो मुझे डेल्टा पी ट्रांसफर कर दिया भाई। नहीं समझ में आई बात? इन एवरी कोलिजन वहां भी फोर्स पिक्चर में आ रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। जब आप किसी को किक मारते हो तो उतना ही फोर्स वो भी तेरे पर लगा रही है। नहीं समझ में आई बात? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पिक्चर में आएंगे। तो अगर आपने ब्लॉक को मोमेंटम ट्रांसफर डेल्टा पी किया, तो ब्लॉक ने भी आपको ट्रांसफर डेल्टा पी किया। लेकिन सुनिएगा, आपने फुटबॉल मारी, कभी स्लो मोशन में फुटबॉल का किक को देखना। जब आप फुटबॉल का किक मारते हो, तो जब फुटबॉल यहां रखी हुई है, यहां से यहां पांव जब आपका आ जाता है, तब जाकर कॉन्टेक्ट लीव करती है। तब तक उसमें सिर्फ डिफॉर्मेशन आता है। नहीं समझ में आई बात? तो फुटबॉल यहां से जितना पांव की तेरी प्लेसमेंट है, उतना जाने पर उसके अंदर मोमेंटम आया है, तब वो कॉन्टेक्ट लूज करेगी तेरे पांव से। लेकिन फुटबॉल नहीं होती। लोहे का ब्लॉक रखा होता 50 किलो का, अब मार के जहां ब्लॉक रखा हुआ वही रेस्ट पे आ जाएगा, पर मोमेंटम तो उतना ही ट्रांसफर किया ना। नहीं समझ में आया? कॉज इज वॉट? इनर्शिया। बढ़ जाए आगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर रिमेन्स। सुनिएगा ध्यान से। क्या इस पर लगने वाला फोर्स उसके सेंटर से जा रहा है? क्या उस पर लगने वाला फोर्स इसके सेंटर से जा रहा है? तो इसके रेस्पेक्ट में उस पर टॉर्क, उसके रेस्पेक्ट में इस पे टॉर्क, तो इसके रेस्पेक्ट में दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। ये सारी कहानी होगी। इफ अ चार्ज बॉडी पुट नियर द न्यूट्रल बॉडी विल अट्रैक्ट द कंडक्टर और रिपेल। चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास रख दी, व्हाट हैपेंड? चार्ज इंड्यूस होगा, और इंडक्शन से हमेशा अट्रैक्शन फोर्स आता है। तो आप क्या करोगे, यहां पे ध्यान से देखिए, ये न्यूट्रल बॉडी है, वो चार्ज बॉडी है। जब इसको इसके पास लेके आओगे तो व्हाट हैपन? चार्ज यहां पर इंड्यूस होता है, और इंडक्शन की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज के फोर्स ऑफ रिपल्शन से क्यों ज्यादा? जो चार्ज पास है उसका फोर्स डोमिनेट करता है। तो इंडक्शन का हमेशा जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव होता है। तो क्या एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? बोलो ना यार। और एक चार्ज बॉडी भी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है अगर चार्ज नेगेटिव होता है। पर तो तो किसी बॉडी के चार्ज का नेचर फाइंड आउट करना है, तो रिपल्शन वाला टेस्ट करोगे। क्या सवाल बनता है? व्हाट इज द श्योर टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन? रिपल्शन, नॉट अट्रैक्शन। क्योंकि अट्रैक्शन तो अनचार्ज बॉडी में भी हो जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अट्रैक्ट द बॉडी बी, देन द चार्ज ऑन द बॉडी में बी। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ए, जो बी को अट्रैक्ट कर रही है, तो बी का चार्ज या तो नेगेटिव होगा या जीरो होगा ना। नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी तो भी अट्रैक्शन, और अनचार्ज है, जीरो चार्ज, तो इंडक्शन से अट्रैक्शन। तो आंसर क्या जाएगा? या तो नेगेटिव या जीरो। पॉजिटिव चार्ज बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, और हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, उस पर कोई चार्ज पास लेके आऊंगा तो इंडक्शन आएगा, और इंडक्शन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा ना। तो अगर दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन है और एक का चार्ज का नेचर आपको पता है, तो दूसरे का नेचर या तो अपोजिट होगा या कोई चार्ज बढ़ जाते हैं आगे। Find out force between the 1 coulomb charges, they are separated by the 1 meter distance, 9 into 10 की पावर 9। याद है ये बात ऑलरेडी? ठीक है साहब, ये अपन ने बात कर ली। बहुत ह्यूज फोर्स होता है। A particle of mass m carrying the charge q1 revolving around the fixed charge minus q2, right? सर्कुलर पाथ घूम रहा है। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड स्पीड। आप मुझे बताइए, क्या इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा?
और सर्कुलर मोशन की शर्त क्या होती है? एक फोर्स यूज हमेशा वेलोसिटी के, एंड दैट फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स कोई फोर्स, सुनो ध्यान से, यहां पे ये प्लस क्यू चार्ज है, या उल्टा कर दिया मैंने ये डायग्राम, बस ये वर्ड लैंग्वेज नहीं बदली, ये प्लस है, माइनस रिवॉल्व कर रहा है, तो प्लस माइनस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। तो यहाँ ये चार्ज पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिवॉल्व कर रहा है। आप मुझे बताइए, अगर इनके बीच का सेपरेशन आर है या रेडियस आर है, तो क्या के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर देगा? क्या यहां से v निकाल सकता हूं? बोलो भाई, यहां से ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाएगी, और टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। अरे यार, एम वी स्क्वायर बाई आर इज ऑल्सो एम ओमेगा स्क्वायर आर ना। तो जो के Q1 Q2 है अपॉन आर स्क्वायर है, इसके बराबर करूंगा तो v निकाल लूंगा, इसके बराबर करूंगा तो ओमेगा निकाल लूंगा, और ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। नहीं समझ में आई बात? हम इसकी बात कर लेंगे। देखिए, के Q1 Q2 पर आर स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो 4 पाई स्क्वायर, समझ रहे ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, स्क्वायर करूंगा तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? यहां से मैं टी निकाल लूंगा, और एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर करके वी निकाल लूंगा, यहां से मिल जाएगा ना, बराबर। ठीक है, बहुत कॉमन सा केस। Two protons placed at some separation in vacuum. Find the ratio of electric force and gravitational force. मैंने कहा था 10 के पावर 36 ऑर्डर आती है। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है तो 36। फिर मैंने होमवर्क दिया था जो तुमने आज तक नहीं किया। मैंने कहा था प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का जो रेशियो आता है वो 10 की पावर 36 के ऑर्डर में आता है। अब प्रोटॉन प्रोटॉन कॉम्बिनेशन, उसके बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर आती है 36। कितनी ऑर्डर आती है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन की बात करें तो 3 बढ़ा देना, 39 ऑर्डर आएगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन की बात करें तो फिर से 3 बढ़ा देना, 42 ऑर्डर आएगी। ऑर्डर से ही आंसर बन जाते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये ई चार्ज एम मास, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। लेकिन एक फोर्स हमारा क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और दूसरा जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्या आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा? अरे बोलो यार, ये सवाल अच्छा बनता है, सिंपल है, फ्री का नंबर, कई प्रोफाइल होते हैं सवाल के, समझिए ध्यान से। चलो बात करते हैं। एफ क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एफ जी क्या होता है, जी M1 M2 अपॉन, यहां क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर बाई, क्या दोनों का रेशियो ले लेंगे? जब दोनों का रेशियो लेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा नहीं होगा? आप मुझे बताइए, के स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर मिलेगा। क्या आपको एक प्रोटॉन का ई पता है? क्या प्रोटॉन का मास पता है? क्या जी की वैल्यू के की वैल्यू पता है? इनको सिंप्लीफाइड कर लो आप, तो रिजल्ट आपको मिलता है 1.2 इंटू 10 की पावर 36। ऑर्डर क्या है? 10 की पावर 36। प्रोटॉन प्रोटॉन की ऑर्डर याद रखें, 10 की पावर 36। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशन फोर्स से, इसलिए ऑर्डर प्लस है। उल्टा कर देगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपको प्रोटॉन प्रोटॉन कॉम्बिनेशन का रेशियो पता होना चाहिए। 10 की ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन करेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन करेगा 42। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये देखिए, 2 point charges are placed at the separation 3 meter in vacuum. What can be the minimum force between them? When you talk about the minimum force, you will put the value of charge minimum. And what is the minimum possible charge? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम। मिनिमम पॉसिबल चार्ज का इसको अलग रख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना यार, क्वांटा भाई। तो आप बताइए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ना। क्या आर उसने पहले से दे दिया? क्या के फिक्स्ड है? तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है जो अलग रख सकते हो? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर ना। आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? ये एफ ही है। देखो ये कितना अपना 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 10 की पावर 9 Q1 Q2, और Q1 Q2 कितना
1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, सिंप्लीफाइड कर लीजिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 3 मीटर। जब मिनिमम फोर्स की बात करेगा तो चार्ज की मिनिमम वैल्यू अपने आप ले लेनी है, चार्ज की वैल्यू देगा नहीं। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो चार्ज को सेपरेट करके अलग रख सकते हो वो कितना है? चार्ज ऑफ बढ़ जाए आगे। देखिए, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेन ईच अदर एंड प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स। ये बहुत बढ़िया सवाल है। 0.9 मीटर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका था, आपने रब किया तो क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा? बोलो यार, क्या Q1 बराबर Q2 हो गया? अगर रब करोगे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा ना। Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा ना। तो फोर्स का वैल्यू क्या बनेगा? K Q स्क्वायर बाई, क्या इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.9? क्या सेपरेशन दे रखा था? बोलो भाई, अगर सेपरेशन दे रखा था, फोर्स दे रखा था, के की वैल्यू तो जानता है, तो क्यू निकल जाएगा ना भाई। नहीं समझ में आया? क्यू की वैल्यू क्या बनेगी जरा बताइए यहां से। क्यू बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ आर स्क्वायर बाई के ना। क्या एफ दे रखा है, आर दे रखा है, के दे रखा है, तो क्यू निकल जाएगा ना। ठीक है, वो ठीक है, वो आ जाएगा आंसर। अच्छा, उन्होंने तो क्या पूछा है, क्यू निकालने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे? अरे यार, तो फिर क्यू बराबर एन ही करना पड़ेगा और एन बराबर क्यू अपॉन ई करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻12 आ गया। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं उन सवालों को सोल्व करने में जब वो चार्जेस को इधर उधर शफल करता है। सुनिए ध्यान से, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको क्या पता होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, पर इसकी वैल्यू ये भी होती है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो आप बस एक फॉर्मूला याद रखें। अच्छा, फिर एक बात बताइए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अरे यार, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है? तो ये फॉर्मूला में अभी काम करेगा। एक्स प्लस वाई का होल, एक फॉर्मूला याद रखना, वो छोड़ देना। भाई क्या करोगे, जब यहां माइनस कर देगा तो यहां प्लस और यहां माइनस हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? एक को याद कर लो, इसको उसने यहां माइनस कर दिया तो यहां साइन बदलते वो साइन भी बदल देना दोनों। क्या? अरे हाँ, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी सॉरी, किधर गया भाई ये? ऐसे काट दें इसको ना यार, मुझे रबर ही नहीं मिल रहा। कोई बात, अपना काम हो गया ना, ये समझ में आ गई बात? अरे बोलो भाई। अब सुनिएगा ध्यान से, सवाल देखिए। टू आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, चार्ज क्या है? पॉजिटिव। कितनी दूर रखे हुए? 3 मीटर पर। रिपेल ईच अदर विद दिस फोर्स। ये बहुत फेमस और बढ़िया सवाल है। इस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर थे। हेलो, हमें नहीं पता उन पे चार्जेस की वैल्यू क्या है। फिर हमने क्या किया, उनको टच किया। आप सुनिए ध्यान से, देखो, नाउ चार्जेस आर कनेक्टेड बाय द मेटेलिक वायर। या तो आपने मेटेलिक वायर से जोड़ दिया या टच कर दिया, बात एक ही है ना। अब चार्ज फ्लो करेगा क्या? कब तक? क्योंकि आइडेंटिकल थे तो बराबर बराबर चार्ज है। तो पहले एक का चार्ज Q1, दूसरे का Q2, दोनों पे चार्ज सेम। तो बाद में सब दोनों का चार्ज कितना कितना होगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2 ना। नहीं समझ में आया? तो पहले वाला फोर्स जो दे रखा है आपको कितना, 8 इंटू 10⁻³ सेपरेशन कितना दे रखा है? 3 मीटर। वो वाला जो फोर्स लिखोगे तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और बाद वाला जो फोर्स लिखोगे वो क्या होगा? K Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? फिर से समझ लो एक बार। पहले फोर्स कितना है बताइए? K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। क्या सेपरेशन दे रखा है, क्या फोर्स दे रखा है, तो Q1 Q2 की वैल्यू मिल गई ना तेरे को। के की वैल्यू तो जानता ही है भाई, बोलो भाई। अच्छा, जब दोनों को टच किया, दोनों का चार्ज पॉजिटिव था, तो कितना चार्ज आएगा, हर एक पे कितना चार्ज आएगा, Q1 प्लस, टोटल का आधा आधा ना यार, तो Q1 प्लस Q2 बाई ना, तो बाद का फोर्स K स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा। नहीं समझ आया, ये तो कहानी होगी। अब यहां हमारी वो इक्वेशन बन जाएगी जो भी आई थी, तो आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब सुनिए ध्यान से, हम स्टेप बाय स्टेप चलते। ये अपने चार्ज, हाँ हाँ, आ जाए ना, क्या दिक्कत है। नहीं, ये दूसरा सवाल आ गया, हमें यही सोल्व करना पड़ेगा इसको। हाँ आ जाइए, सुनिए ध्यान से। ये मैंने इसका सोल्यूशन नहीं बनाया, सुनिए ध्यान से। क्या ये मेरा पीएलएफ ऑफ मिल गया, बताइए क्या मिला, एफ की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻³ इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। हेलो, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कितना, 9 ना, क्या 9 से 9 कैंसिल, एक बार बताइए ये कितना है, +9, इधर आके क्या बनेगा, -9, तो कितना बनेगा 12। तो बताओ Q1 Q2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 × 10⁻⁻12। कहानी क्लियर। अब सुनिएगा, दूसरी कंडीशन जब मेरी है, उसमें आपसे क्या कहा है कि बाद में कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, 9 × 10⁻⁹, सेपरेशन तो उतना ही है ना। अरे बोलो भाई, तो क्या करूं बताइए, यहां लिख देता हूं 9 × 10⁻⁹, -9 सॉरी, अरे यार जल्दी भाई, मैं क्या घड़ी देख रहा हूं बार बार, समझ में आ गई भाई, -3, नहीं है वो -3, पता नहीं क्या है वो, ये रहा आया। है? हो गया। कोई बात नहीं, 9 × 10⁻³ इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। मैंने इसीलिए इसको बुलाया था, पता है, मैंने कहा तू ये मत डाल सॉफ्टवेयर। ये क्या है बताइए, Q1 प्लस Q2 बाई 2 का अपॉन, ये तो 9 ही रहेगा ना, 9 से 9 रवा ना, कितना बना, 9 × 10⁻⁻12। अभी सुनना ध्यान से, ये Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाई 4 ना, तो ये 36। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अच्छा बताइए, ये जो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q1, अरे चुप रहना यार, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बताया था, याद करो क्या था, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2। क्या Q1 Q2 की वैल्यू पता थी, कहां से आई थी, ये रहा। क्या इसकी वैल्यू पता है, वो रही। नहीं समझ में आया, जब सुनो, इसकी वैल्यू कितनी रखूंगा, 36 × 10⁻⁻12, उसकी वैल्यू कितनी लिखूंगा, 32 हो जाएगा वो। अरे 32 × 10⁻⁻36 में 32 माइनस करो, इधर आकर के कितना बना, तो 4 × 10⁻⁻12, ये होल स्क्वायर हटाओ, तो 2 × 10⁻⁻6। क्या तुझे Q1 प्लस Q2 पता है, और Q1 माइनस, तो Q1 Q2 भी पता है, वरना क्वाड्रेटिक बनेगी। ये क्वाड्रेटिक से बचने का तरीका है, अगर आपको इसका ओरिजिनल मेथड पता तो फिर और तोते उड़ते हैं, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिना सोल्व नहीं होता। फिर अगर क्वाड्रेटिक से बचना है तो फिर ये वाला फॉर्मूला याद रखो, खुद पेन चलाना पड़ेगा एक बार, नहीं समझ में आई बात।
दूसरे वाला सवाल इसका रिवर्स है, मतलब ये वाला, इसमें क्या कहा, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग द चार्ज अपोजिट साइन, सेपरेशन 3 मीटर ही है, और पहले फोर्स इतना था, टच करने पे फोर्स बदल गया, कितना बदल गया फोर्स, 10⁻³ रह गया। अब चार्जेस की वैल्यू बतानी है, सारी कहानी सेम ही तो रहेगी, बस एक कहानी बदलेगी, बाद में जो चार्ज आएगा वो Q1 - Q2/2 आएगा। बेटा दोनों पे चार्ज सेम है, तो Q1 प्लस Q2/2 आएगा ना दोनों पर, और अपोजिट चार्ज है तो Q1 - Q2/2, बाकी सारा सोल्यूशन सेम। नहीं समझ में आया? पहले वाली कहानी तो क्या बनेगी, F बराबर K Q1 Q2/R²। बाद वाली अगर F डैश फोर्स है तो क्या बनेगा, K Q1 - Q2/2 का अपॉन R² ना, तो इसमें माइनस आ जाएगा, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं समझ में आया? ये जो दो वैरायटी के सवाल हैं, ये आप देखिए, आपको कई, अच्छा एक और मैं बात बता दूं, आप थोड़ा सा चीजों को समझा करो। आप जब माइनर टेस्ट देते हो तो सवाल सोल्व करने में बड़ा मजा आता है, लगभग सवाल आ रहे होते हैं, पर जब आप मेजर देते हो तो नए नए सवाल देखने को मिलते हैं, बोले ये सवाल तो मैंने कभी किया ही नहीं। नहीं समझ में आया? नहीं आया? इतना आसानी से नहीं आता समझ में। ये दुनिया कहां से शुरू हुई, उस दिन से शुरू हुई जब टेस्ट के पेपर शुरू करने से पहले टीचर का फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक फॉर्म भरते हैं ना लोग, नहीं भरते क्या? अपने यहाँ छोड़ो, आप एक्सपायरी डेट देकर तो भरते हैं। नहीं समझ में आई बात? तो टीचर क्या करता था, वहां पे सैटरडे का दिन आ गया तो पढ़ाता नहीं था, सिंसियर टीचर तो दबा के पढ़ाता था, टेस्ट है कल, और कुछ लोग आधी क्लास तो गाने गाने में खत्म कर देती थी, कल फीडबैक लेना है भाई। अच्छा एक बात और क्लियर है, पढ़ने वाला बच्चा कभी किसी टीचर का फीडबैक बुरा नहीं करता, उसके लिए सब समझ में आता है, उसके बर्बादी कहाँ है, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती तो उसको मजा कब आएगा, टीचर कब अच्छा लगेगा उसको, जब फरमाइशी नगमों का प्रोग्राम शुरू हो जाए। दूसरी कहानी एक और सुनो, जब उसको टेस्ट में नंबर दिलाना है तुम्हें, तो ऐसा कोई सवाल नहीं डालेगा जो उसने नहीं पढ़ाया हो। नहीं समझ में आई बात? लेकिन मेजर पेपर तो कोई और बनाएगा, उसको थोड़ी पता है तेने क्या पढ़ाया था क्या छोड़ा था, तो वो तो फिर सब सवाल डालेगा। इसलिए आप कभी भी देखना मेजर में आपको अच्छे सवाल देखने में, इस तरह के सवाल आपको कभी माइनर में नहीं मिलेंगे, पर मेजर में आते ही है। बेटा पुराने पेपर देखना, मिल जाएगा, जो गलत हुए तो वो यही थे। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, एक फॉर्मूला याद कर लिया और एक 2-3 स्टेप है बस। एक तो दो दो कंसेप्ट क्या है कि पहले Q1 Q2 चार्जेस थे, फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 पर R²। अब अगर दोनों का चार्ज नेगेटिव होता या दोनों का पॉजिटिव होता तो फाइनल चार्जेस कितने कितने आते, Q1 + Q2/2, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा प्लस के साथ, और दोनों का अपोजिट चार्ज होता तो माइनस का, दो ही तो इक्वेशन बनी। अब इनको सोल्व कर लो, आप आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बस आपको अलग, अगर आप इसमें क्वाड्रेटिक बनती है, क्वाड्रेटिक से बचना चाहते हो तो मैंने क्या बताया, x + y का होल स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy, वरना माइनस वाला कर लो। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है साहब, इसको तो बढ़ा दो। ओके, ये तो अपन ने पढ़ लिया पिथगोल प्रॉब्लम्स। इनके भी वर्टिकल डिस्टेंस ये, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, याद है कुछ? ऐसा कुछ नहीं था क्या? था, धीरे धीरे याद आ रहा है। ये तो कल परसों ही था ना, कल ही था, मतलब फिर भी धीरे धीरे याद आ रहा है। किस्तों में भुगतान, कंसेप्चुअल भुगतान। तुम्हें कुछ पल्ले पड़ा आज क्या हुआ, मतलब एक रिवीजन हो गया और क्या। हाँ अभी ये समझ में आ गया, इन दोनों का वेक्टर सम इसके बराबर होता है। ये तो वही कहानी, अगर Q1 Q2 के बराबर, M1 M2 के बराबर, θ1 θ2 के बराबर होगा, एंगल कब बदलेंगे, मास अलग होंगे, बड़े वाले मास
एंगल छोटा बनता है, छोटे वाले का बड़ा बनता है, चार्जेस के बदलने से एंगल बदलते। ये सारी कहानियां बना रखी, सब वही है वो। क्या चाहे, खुद की राइटिंग अच्छी नहीं लगती? नहीं, जब अच्छी हो तो अच्छी लगेगी। तो आशीष गुप्ता सर की राइटिंग देखो आप, उनको इतना शौक है लिखने का, वो हर चीज लिख के बताना चाहते हैं। अरे 5 बार छोड़ो यार, तुम्हें पढ़ाते हैं तो तुम्हारे साथ बनता है 5 बार, दुकान वाले को क्यों लिख के बताते हैं मुझे क्या चाहिए? नहीं नहीं, सच में। इंसाफ सर, मैं और हम तीनों एक केबल खरीदने गए कंप्यूटर की शॉप पे, तो उनसे कहा कि यार मुझे इस तरह की केबल चाहिए जिसमें इधर तो इस सी टाइप हो, इधर ये हो सब। तो ठीक है सर, मिल जाएगी। कि लिख के बताऊं? कागज उठा लिया, देखो ये केबल डायग्राम बना दिया इधर। मैंने कहा वो यही काम करता है, उसको समझ में आता है केबल कौन सी चाहिए। उनका जलवे अलग है? हाँ, हाँ, चलन दो, चलन दो, चलन दो। अगर पूरा का पूरा सिस्टम ग्रेविटी फ्री रीजन में रख दिया जाए तो एम जी खत्म, एंगल कितना हो जाएगा 180, दोनों के बीच का सेपरेशन 2L, और फोर्स कितना, के क्यू स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर, जो टेंशन से बैलेंस होगा। ये ये कहानी थी। जी इफेक्टिव ये क्या बताई थी, जी इंटू 1 - रो एल बाई सिग्मा। ठीक है, ये वाला वही सवाल आ गया। के की वैल्यू क्या आती है इसमें, 2। ये तो पूरा सॉल्यूशन बनाता रहेगा मैंने यहाँ, अपना तो वही मेथड सही है। कौन सा, tan θ1 बराबर tan θ2। नहीं समझ में आई बात? कैसे किया था याद है कुछ? एफ ई बाई एम जी पहले था एंगल, बाद में एफ ई बाय के एम जी 1 - रो बाय सिग्मा, एफ ई बाई एम जी रवाना, ए की वैल्यू इधर लेके आइए, क्या बना 1/1 - 0.8/1.6, 1/2। तो समझ में, 2 था वो। 2 आया था ना वो। बस इतनी कहानी, ये वाला सवाल है। बस ये तो आ गया, उसके बाद ये फोर्सेस वाले सवाल है, ये कभी किसी और दिन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे, बाकी कल था शायद। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गया था, तो उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने पढ़ा समझा। है? हाँ, टेलीग्राम पे डाल, टेलीग्राम पे डाल दूँ। ठीक है साहब, धन्यवाद बहुत बहुत।